आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम भूमि क्षमता या लैंड कैपेबिलिटी का अध्ययन करेंगे। भूमि की वनस्पति एवं जीवों के संदर्भ में प्राकृतिक दक्षता ही भूमि क्षमता कहलाती है। यानी भूमि क्षमता भूमि की वनस्पति और जीवों के संदर्भ में प्राकृतिक दक्षता है। देश में भूमि के विविध रूप मिलते हैं। कहीं की भूमि पर उपजाऊ मिट्टी का आवरण है तो कहीं की भूमि पर अनउपजाऊ मिट्टी है। किसी भूमि पर सघन वन है तो कोई भूमि जल पल्लावित है या बर्फ से ढकी हुई है। इस प्रकार भूमि का प्रत्येक टुकड़ा किसी न किसी रूप से आर्थिक महत्व का है। यानी भूमि का जो प्रत्येक टुकड़ा है, कहीं वन पाए जाते हैं, कहीं बर्फ से ढका रहता है, कहीं जल भराव से समस्या से ग्रस्त रहता है, कहीं उपजाऊ भूमि मिलती है, कहीं अनउपजाऊ भूमि मिलती है। भूमि का जो प्रत्येक टुकड़ा है वो किसी न किसी दृष्टि से आर्थिक महत्व का है। अखिल भारतीय मृदा एवं भू उपयोग संगठन द्वारा भू क्षमता निर्धारण हेतु निम्नलिखित 7 चरों का उपयोग किया गया है। मृदा की संरचना, उच्चावच, स्थलाकृति, तापमान, वर्षा, जल प्रवाह और एवं जल उपलब्धता। इन चरों के आधार पर भूमि क्षमता का वर्गीकरण 2 वर्गों में किया जाता है। कृषि के लिए उपयुक्त अनुकूल उपयोगी भूमि और कृषि के लिए अनुपयुक्त प्रतिकूल या अनुपयोगी भूमि। कृषि के लिए उपयोगी या अनुकूल भूमि, इसे भी 4 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। कृषि के लिए अत्यधिक अनुकूल भूमि, यह प्रथम वर्ग है। इस वर्ग में भारत के पुराने जलोढ़ मृदा या काली मृदा के क्षेत्रों को रखा गया है। यह न केवल सिर्फ उपजाऊ भूमि है बल्कि इसकी जल धारण क्षमता भी बहुत अनुकूल है। अतः ये सूखे की स्थिति में भी फसल दे सकते हैं। वर्तमान समय में पुराने जलोढ़ के क्षेत्र ही उत्तरी पश्चिमी भारत में हरित क्रांति का क्षेत्र के रूप में अपनी प्रसिद्धि या पहचान बना चुका है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी तथा काली मिट्टी के अंतर्गत महाराष्ट्र एवं गुजरात के वृहद क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। ये अति उत्तम भूमि या अत्यधिक अच्छी भूमि है। दूसरे वर्ग के अंदर कृषि के लिए अनुकूल भूमि आती है। इसे अच्छी भूमि या उत्तम भूमि या अच्छी भूमि भी कहा जाता है। अच्छी भूमि के अंतर्गत मुख्य रूप से भारत के खादर के मैदान आते हैं। ये नवीन जलोढ़ के क्षेत्र हैं। पूर्वी यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल तथा असम के अतिरिक्त तटीय जलोढ़ मृदा के क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। यह भी काफ़ी उपजाऊ मिट्टी मिलती है यहाँ भी, लेकिन अति उत्तम भूमि की तुलना में कम महत्व के 2 कारण हैं। इसकी जल धारण क्षमता है वो कम है, अतः शुष्क गर्मी ऋतु आते ही इसमें दरारें आ जाती हैं। तुलनात्मक दृष्टि से इसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन कम है, लेकिन भारत का अधिकतर चावल इसी मृदा पर होता है, इसलिए इसे पेड़ी मृदा भी कहते हैं। तीसरे वर्ग के अंदर आता है कृषि के लिए सामान्य या औसत भूमि या सामान्य उत्तम भूमि, या इसे मध्यम स्तर की अच्छी मिट्टी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत तराई प्रदेश की मिट्टी तथा अंतर पर्वतीय घाटी तथा अंतः पठारी घाटियों की मिट्टी को शामिल किया जाता है। यह भी मूलतः जलोढ़ मृदा है, लेकिन खादर की तुलना में इसकी गहराई कम होती है तथा यह कम उपजाऊ होती है। तराई और अंतः पर्वतीय घाटी मिट्टी में चूने का अंश अधिक होने के कारण गन्ने जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है, जबकि अंतः पठारी जलोढ़ जो मिट्टी है मुख्यतः काली या लाल जलोढ़ होती है। अच्छी जलवायु में इनकी उपज मध्यम स्तर की होती है। इसके बाद में आता है कृषि के लिए साधारण या सामान्य उचित भूमि। सामान्य अच्छी या सीमित तथा यदाकदा कृषि के लिए उपयोगी भूमि भी इसे कहा जाता है। सामान्य अच्छी कृषि भूमि के अंतर्गत भारत के अधिकतर लाल व लैटराइट मिट्टी के क्षेत्र आते हैं। ये पठारी भारत के कृषि अनुकूल भूमि है। यहाँ दलहन, तिलहन व मोटे अनाज के लिए अनुकूल होती है, लेकिन केरल में मसालों की खेती लैटराइट तथा कर्नाटक में रबड़ और कहवे की कृषि लाल मिट्टी पर सफलतापूर्वक
होती है। बागानी कृषि मृदा के वंशानुगत गुणों की तुलना में बाहरी सुविधाओं अर्थात संरचनात्मक सुविधाओं का ही परिणाम है। साधारणतः यहाँ एक फसली कृषि निश्चित रूप से की जा सकती है। इसके पश्चात आता है कृषि के लिए अनुपयोगी या प्रतिकूल भूमि। इसमें पहला वर्ग है पशुचारण के लिए अत्यधिक अनुकूल भूमि या पशुचारण के लिए अत्यधिक उपयोगी भूमि। वस्तुतः भारत में पशुचारण के लिए अत्यधिक अनुकूल भूमि की कमी है। कारण क्या है इसका कि भारत की जलवायु मुलायम घासों के लिए अनुकूल नहीं है। फिर भी मेघालय, गुजरात, उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां लगभग मुलायम घास होती है। पुनः इस क्षेत्र में जनसंख्या दबाव भी कम है। इस क्षेत्र में जीवन निर्वाह हेतु कहीं कहीं खाद्यान्न फसलें ही उत्पन्न होती हैं। इसके अंतर्गत दूसरा वर्ग आता है पशुचारण और वानिकी के लिए अनुकूल भूमि या पशुचारण वानिकी के लिए उपयोगी भूमि। पशुचारण और वनों के लिए अनुकूल भूमि का विकास लगभग संपूर्ण पठारी क्षेत्र में हुआ है। पठारी भारत की सवाना जलवायु लगभग मुलायम घासों को ही विकसित करती है। पुनः जहाँ पठार की ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है वहाँ मुलायम घास भी विकसित हुई हैं। पठारी भारत की भूमि वन और पशुपालन के मिश्रित उपयोग के लिए अनुकूल है। पठारी क्षेत्र की घाटियाँ कृषि के लिए अनुकूल होती हैं। तीसरे वर्ग में आता है पशुचारण और वानिकी के लिए सामान्य अनुकूल भूमि या पशुचारण और वानिकी के लिए सामान्य अच्छी भूमि। भारत के कुछ प्रदेशों की भूमि सामान्यतः पशुचारण और वानिकी के लिए अनुकूल है। सामान्यतः इस भूमि पर किसी दूसरी अर्थव्यवस्था का विकास असंभव है। संपूर्ण राजस्थान, कच्छ का रण, दक्षिण भारत का वृष्टि छाया प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में लगभग स्टेपी प्रकार के घास हैं, लेकिन मूल समस्या ये है कि यहाँ सघन घास नहीं पाए जाते। बकरी, भेड़ आदि छोटे पशुओं के लिए ही ये अनुकूल है। अंतिम वर्ग में आता है वन्य जंतुओं के लिए अनुकूल भूमि या वन्य जंतुओं के लिए उपयोगी भूमि। सामान्यतः भारत के पर्वतीय क्षेत्र देश का करीब 18% भूभाग प्रतिकूल भूमि के चौथे वर्ग में ही आते हैं। इसका स्वाभाविक उपयोग वन्य जीव जंतु, वानिकी और जलाशय के लिए ही होता है। वर्तमान समय में इस वर्ग के अंतर्गत पर्यटन या टूरिज्म, मनोरंजन जैसी आर्थिक क्रियाकलापों को विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र भूमि की दक्षता की दृष्टि से कृषि कार्य के लिए प्रतिकूल है, लेकिन वास्तविकता यह है कि 50% से भी अधिक भूमि पर कृषि कार्य होने के कारण भूमि का उपयोग उसकी कार्य दक्षता के अनुरूप नहीं हो पा रहा और ये एक गंभीर समस्या है। धन्यवाद।